भाई बहुत ही इवेंटफुल वीकेंड गुजर गया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। ये आपने क्यों कहा है? बहुत कुछ हो गया ना, पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। अच्छी वाली मुझे खुशी है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गए हैं, उसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। आज एक अहम तरीन समात है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि प्रॉब्ली आज ही इस केस का फैसला हो जाएगा। सुबह से शाम तक कार्रवाई चलेगी। इब्तिदा में ऐसी भी इत्तलात थी कि इसको बराह रास्त नशर करने के लिए कुछ हिदायत जारी की गई हैं, कुछ इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आज फील्ड में मौजूद होंगे उनसे मालूम करेंगे कि इस सिलसिले में क्या कोई इंतजाम हो सका, नहीं हो सका। फिर एक मैच भी हुआ। अब छोड़ो उस मैच के बारे में। मैच लिटरली शुरू होते ही खत्म जब हो गया। याद आया, जब सेटल हुए कि चलो फाइनल भी देख ले, तो वो मैच खत्म भी हो चुका था। वो इस किस्म का मैच था, तो उस पर क्या मजीद बात करना। लेकिन ऑब्वियसली हमारे अपने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट्स हैं दैट वी वुड रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। जैसे कि ये जो बिल्कुल आपने नए CJP की बात की है, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। और सबसे मजे की बात ये थी कि हलफ बर्दारी के मौके पर नए चीफ जस्टिस की अहलिया, उनकी बेगम जो है ना सरीना ईसा, उन्होंने बड़ी नई रिवायत जो है वो कायम की। और हलफ के दौरान वो अपने शौहर के पहलू में खड़ी थी, मतलब ही आस्क्ड हर टू कम एंड जॉइन हिम। एब्सोल्युटली, और उसका इंतजाम किया गया था। ये बड़ा सिंबॉलिक था, आपको पता है, क्योंकि इनके खिलाफ जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिस तरह से कार्रवाई का आगाज़ किया गया और जिस ये प्लीज़ बंद कर दें, जिस बुनियाद पर किया गया वो अब किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। और जब जिस कानूनी फोरम पर ये जा रहे थे, इनकी अहलिया ने उस सारी स्ट्रगल में इनका बड़ा साथ दिया। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो फोर्थ फ्रंट पे मौजूद थी। सो वो आज उन्हीं सदर साहब के सामने जब हलफ ले रहे थे, तो उनकी अहलिया, जिन्होंने इस कानूनी जंग को लड़ने में हरावल दस्ते के तौर पर उनका साथ दिया, वो उनके हमराह मौजूद थी। सो बहुत से लोगों के लिए ये जवाब भी है, बहुत से लोगों के लिए ये पैगाम भी है, बहुत कुछ इसे कहा जा सकता है। क्योंकि उनको भी बीच में सरीना ईसा साहिबा को भी बीच में ड्रैग किया गया था, तो लिहाजा उनका वहाँ होना, एंड इट वाज आयरॉनिक। सदर साहब का उनसे हलफ लेना वाज आल्सो आयरॉनिक, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें भी चलती रहती हैं। जो रेफरेंस का आगाज हुआ था इनके खिलाफ, वो इन्हीं सदर साहब की मंजूरी से हुआ था। सो आज वही सदर साहब हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और उनकी वही अहलिया स्टेज पर मौजूद हैं, और उन्हीं सदर साहब को इनसे हलफ लेना पड़ा है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये हुआ भी कैसे? जिस तरह कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की खसूसी हिदायत पर उन्हें बराबर में खड़ा किया गया था। तो ही हैड ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस, और शी वाज लुकिंग वेरी डिग्निफाइड। लेकिन जब वो आई, ऐवान सदर पहुंची थी इस सारे इवेंट के लिए, तो उनको पहचानना जो था ना, वो भी थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज शी हैज ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स इतना कुछ हो भी चुका है कि दैट शी वाज लिटिल चेंज्ड इन द सेंस कि सरीना ईसा के हाथ में एक छड़ी भी थी, जिसकी वो मदद से वो चल भी रही थी, और माजी की तरह कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत दिखाई देती थी डिस्पाइट द छड़ी, क्योंकि शी हैड दैट एक्सप्रेशन, शी लुक वेरी डिग्निफाइड। और इट्स अ बिग, मैं कहती हूँ, एक पाकिस्तान में आप ऐसी चीज़ें कम ही देखते हैं, ख़ासतौर पे जब पॉलिटिकल कोई चीज़ हो, या फिर इस तरह हम ये तो खैर जुडिशल मामला है, इसमें देख रहे थे ख़वातीन अगर तो खुद खुदा ना हो उनका, तो उनको ज़रा पीछे ही रखा जाता है। सो दिस वाज, आई थिंक देयर वाज अ बिग मैसेज इन देयर एज वेल। इंडीड, सो रिवायत तो तोड़ी है। और जब इतने मुश्किल वक्त में आपकी शरीके हयात का मतलब क्या होता है कि वो आपकी हयात की शरीक है, आपकी ज़िंदगी की साथी है, और इन्होंने तो बड़ी मुश्किलात काटी हैं। और जब इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो बिल्कुल बेबुनियाद थी वो शुरू हुई, तो ज़ाहिर है इनको भी विक्टिमाइज़ किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की फैमिली को विक्टिमाइज़ किया गया, और सरीना ईसा साहिबा हर फोरम पर जाती, अपना दिफा करती, अपने शौहर का दिफा करती, अपनी फैमिली का दिफा करती। और अब जब अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है, ज़ाहिर है इतना अहम तरीन मनसब है, और उस पर अब उनके शौहर जब फाइज हो रहे हैं, तो बनता था कि वो मुश्किल की उस घड़ी के बाद इस आसानी की घड़ी में शुरुआत में भी अपने मियाँ के हमरा मौजूद हों। सो बहुत से तबसरे हुए। वैसे आसानी की घड़ी तो ये तो एक लिटरली एक दौर शुरू हुआ है, बट यू नो द टाइम ऑफ दे हैव सीन very bad times as well. Oh, absolutely. वो तो खैर पूरे मुल्क ने ही देखा है, पूरे मुल्क ने इनको भी देखा है, टू गो थ्रू इट, और फिर मुल्क ने खुद तो खैर देख ही रहे हैं।
तो ये एक रिवायत तो डेफिनेटली थी। बहुत सोशल फोरम्स पे इसको डिस्कस भी किया जा रहा था। मतलब ये तस्वीर बहुत वायरल हुई और ऑब्वियसली लोगों के बड़े तबसरे भी थे, लेकिन एक चीज़ जो पैरामाउंट थी वो ये थी कि ये जो कपल है इन्होंने किस तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं थ्रू थिक एंड थिन। तो वो सही एग्जाम्पलरी आप समझ लें ये मौका था। अच्छा जी, अब हमारे पास अपडेट्स भी आना शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग ज़ाहिर इस तकरीब में मौजूद थे। अब हमारे पास अपडेट ये आई है कि आज चूँकि नए चीफ जस्टिस का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन है, इट्स द फर्स्ट वर्किंग डे, और ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने अपने पहले दिन पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से माजरत कर ली है। आई वुड नॉट से इनकार कर दिया, बट माजरत कर ली है। उन्होंने कहा जी मैं इसके बगैर ही ठीक हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिल जमी से अदा करने की हिदायत की है। रादर देन को वहाँ लेके उनसे सलामी और सलूटें वसूल करते उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें। अच्छा, ये इसमें भी एक मैसेज है, लेट अस से दैट कि इसमें ये मैसेज है कि इनफ विद ऑल द प्लेजेंट्रीज। मतलब ये जो हम फैनफेयर और पॉम्प दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब बात ही बीच में कोई खास ना हो रही हो तो इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। सो द मोर कंसंट्रेशन हैज टू बी ऑन द मैसेजिंग, ऑन द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो ये सारी चीजें मतलब आप ये सोचें कि अंदर किसी के कैंसर पल रहा और बाहर जाके 1 लाख रुपए का मेकअप करा है। हमारे वही हालात है ना, एग्जाम्पल दिया। हाँ, हमारे वही हालात हैं कि हमारे यहाँ अंदर से सब कुछ खोखला हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद अब जरा सड़क पर निकल के देखें कि आम आदमी किस तरह से गुजारा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोग तो बड़ी फैमिलीज जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि अब क्या हम सड़कों पे निकलें भी कि नहीं। अ लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए अपनी नौकरियों पे ही जाना मुश्किल हो गया, बिकॉज जितना वो कमाते हैं उतना तो वो पेट्रोल और पे पता है क्या, हमें भी अपने थोड़े कल्चर्स तब्दील करने पड़ेंगे। हमें कार पूलिंग, मतलब ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे हर बच्चा एक अलग गाड़ी में आ रहा है। भाई कोई हिम्मत कर ले, कोई शुरुआत कर दे इस बात की, इनकरेज करें, बच्चों को इजाफी नंबर दें इस बात के कि अगर 4 बच्चे या 3 बच्चे मिलकर किसी सवारी पे आते हैं, इंसेंटिवाइज करें इसको आप वर्क प्लेस पे भी कुछ इसका कोई टोकन रखते हैं कि भाई हम एंड में खाना देंगे जो लोग पेट्रोल की बचत करेंगे। मतलब कुछ इस सिलसिले में थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन द टॉपिक एट हैंड ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ये आपको पता ही है कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारा इंतजार कर रही है। कौन है हमारे बात कर लेंगे, मरियम नवाज कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ ही हैं। सो मरियम, एक तारीखी दिन, ज़ाहिर एक फर्स्ट वर्किंग डे है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का, और इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, इतनी मुश्किलात, इतनी कठिनाइयों और इतनी आजमाइशों रादा के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। कल उन्होंने एक नई रिवायत भी कायम की है। उनकी अहलिया जो उस मुश्किल की घड़ी में उनके हमरा रही हैं, कल उनके साथ रोस्ट्रम पे स्टेज पे मौजूद थीं जब वो हलफ ले रहे थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इब्तिदा हुई है आज के दिन की, और ये पता लगा है कि उन्होंने कहा है पुलिस वालों, भाइयों, अपना काम तनदही दिल जमी से करो, गार्ड ऑफ ऑनर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या माहौल है, क्या बताएंगी आप? जी, आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, आज उनका पहला दिन है और पहले ही दिन पे बहुत से गैर मामूली फैसले जो है वो उनकी जानिब से सामने आए। बहुत सी रवायात जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो तोड़ेंगे, वही हुआ। आज जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो उनके स्टाफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, और उस इस्तकबाल के बाद उन्होंने अपने स्टाफ से बात करते हुए ये कहा कि उनको सिर्फ आप जो है वो ताउन दरकार है अपने स्टाफ का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम जो है वो आज एक दिन के अंदर भी करने हैं। फुल कोर्ट मीटिंग है, उसके अलावा फुल कोर्ट जो है वो हेयरिंग होनी है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी इंतजामी मामलात के ऊपर मीटिंग्स होनी है। तो उन्होंने जो एक रिवायत सुप्रीम कोर्ट में चलती आ रही है कि जब एक नया चीफ जस्टिस मुंतखब होकर आता है तो उसको पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, तो उस गार्ड ऑफ ऑनर लेने से उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने पुलिस वालों को ये कहा कि वो अपना काम जो है वो दिल जमी से करें और इस गार्ड ऑफ ऑनर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद जो पहला इंतजामी फैसला किया था वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा मिलिट्री कोर्ट्स केस के अंदर जो पहले दिन उनको बेंच में शामिल किया गया, और उन्होंने केस सुनने से ये कह के माजरत कर ली थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता वो इस अदालत को अदालत नहीं मानते, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन है जिस पे कि अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक 8 रुकनी बेंच बना था साबिक चीफ जस्टिस
उमर बंदयाल के सरबराही में, और उसने 13 अप्रैल को पहली ही समाअत करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट है उसको जो है वो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत करार देकर जो है उसके अमल दरामद पर रोक दिया था। उसके बाद उस वक्त जब उस पर स्टे दिया गया था तब वो जो एक्ट था वो बिल था, और उसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद विद फ्लक्स ऑफ टाइम सदर मुमलिकत ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि वो अपना टाइम मुकम्मल होने के बाद जो है वो खुद ही एक्ट बन गया था। फिर उसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके अमल दरामद से रोक रखा था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ ही जो सीनियर तरीन जज हैं जैसे सरदार तारिक मसूद, उन दोनों का ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के ऊपर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो दोनों, क्योंकि इस एक्ट के तहत वो दोनों जो है वो इस चीफ जस्टिस के साथ उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने तमाम जो असखुद नोटिस और 184(3) के मुकदमात हैं उनके तकर्रुर से मुतालिक जो है वो फैसला करना था, तो उन दोनों ने ही केसेस सुनने से माजरत की थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अप्रैल से मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे थे बल्कि चैम्बर वर्क कर रहे थे, और आज उन्होंने अपने पहले दिन के ऊपर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब आज अगर इस केस का फैसला हो जाता है तो ही जो आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट है वो जारी की जाएगी। चीफ जस्टिस उनका पहले से ही मौक़िफ़ रहा है मरीम नवाज के पहले इस मामले को निपटाएं, उसके बाद जो अहम तरीन केसेस हैं उनकी समाअत की जाए। ज़ाहिर है आपको पता है बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक इनका एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है, और ये सख्त मुखालिफ रहे हैं कि किसी के पास भी इतनी पावर्स हों कि वो अपने ताईं अपनी मर्ज़ी के बेंचेस तश्कील दे सके और उसको हटा सके, किसी को तोड़ सके। सो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में भी जाएंगे मरियम इन अ बिट विद यू। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिए, और हम कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि कल की तकरीब के हवाले से आपको बता दें कि तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म भी ऑब्वियसली थे, आर्मी चीफ भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अ ईयर। चलें एग्जैक्टली नहीं लेकिन फिर भी 1 साल। और अगेन अ रिमाइंडर कि ये वही सदर साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस, जो अब चीफ जस्टिस है, काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। कल सदर मुमलिकत ने ही उनसे ओहदे का हलफ लिया। 12 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। चीफ जस्टिस बनते ही काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट के खिलाफ केस आज समाअत के लिए आपको पता ही है मुकर्रर किया हुआ है, जिसपे हम मरीम नवाज अपनी साथी से बात भी कर रहे थे। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लाज बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया हुआ था, बेसिकली स्टे दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट पर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचों की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजों को दिया गया था। ये तय किया गया था कि भाई एक तो चीफ जस्टिस और उसके अलावा जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं वो तश्कील दे सकते हैं। ये अकेली किसी की ये किसी की पावर एक शख्स की नहीं हो सकती, एक शख्स की नहीं हो सकती जिसका नाम चीफ जस्टिस हो कि वो ये फैसले कर सके। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या एक्ट का फैसला नहीं करती है वो किसी भी इस नौयत के केसेस नहीं सुनेंगे, बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज सबकी नज़रें इसी समाअत के ऊपर लगी हैं और हम आपको लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल से अपडेट भी करेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला सारा दिन ही जारी रहेगा जब तक ये किसी नतीजे तक नहीं पहुँच जाता मामला। अच्छा, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। मरियम, बताइएगा कि इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द कहाँ क्या हलचल देख रही हैं, और क्या ये समाअत जो आज सारों की एक्चुअली इसी समाअत पे होंगी, तो ये क्या टाइम है जो इसने स्टार्ट होना है? अच्छा, और एक और बात हुमा, हम ये भी जानेंगे कि देखिए इस्लामाबाद भी वही है, शारे दस्तूर भी वही है, इमारत भी वही है, बिल्डिंग भी वही है। व्हाट्स न्यू? मतलब हम विजुअल्स जो हम देख रहे हैं, यू नो पीपल हैव गैदर्ड, फूल पेश कर रहे हैं, कोई नई वाइब जिसे कहते हैं ना आजकल की, तो इसी चीज से उन्होंने वो जो एक कोई जेन जी का एक टर्म है वाइब, कोई नई वाइब आप को महसूस हो रही है आज इसी इमारत में? नई चीजें बहुत हमें नजर आ रही हैं। वैसे वाइब का आप बता दें। असल में जो वाइब आप लोग कह रहे हैं ना, अगर उसके बारे में बात करूं तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह का माहौल चल रहा था, एक ही तरह के बेंचेस, एक ही तरह के फैसले, तो अब थोड़ी सी वो जो एक जिसे एक्साइटमेंट कहते हैं वो फील हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि जाहिर है एक इस तरह के चीफ जस्टिस जो है वो आए हैं जिन्होंने कल आते ही काफ़ी सारे डेयरिंग जो है वो फैसले किए, तकर्रियाँ की, फिर बराह रास्त नशर होने की बात हुई, लाइव स्ट्रीमिंग की बात हुई, समाअत की। तो इस तरह के जो सारे फैसले थे, फिर उन्होंने अभी अपने स्टाफ से बात करते हुए ये कहा
कहा कि जो जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट आए उनको वेलकम करें, लोग मुश्किलात में आपकी तरफ आते हैं। तो ये सारी वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड होगा तो इसी तरह से होगा, और वही हो रहा है कि अभी आज भी जो है वो एक चीज़ जो कि बहुत ही गैर मुतवक्की है वो ये है, बल्कि गैर मुतवक्की नहीं, हम ये कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे थे वो ये है कि आज एक ऐसा बेंच बना, फुल कोर्ट बना, लेकिन हम उस फुल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको पहले से किसी भी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि जो एक्ट लगाया गया है उसको फुल कोर्ट की मेजॉरिटी जो है वो सेटिसाइड कर दे या उसको कलअदम करार दे दे, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी मेजॉरिटी उसकी तौसीक कर दे, उसको अपहेल्ड कर दे। तो मैं कहने का जो मकसद है मेरा वो ये है कि बहुत अरसे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का माहौल या इस तरह का बेंच बनाया गया है कि पहले से मालूम नहीं है कि उसकी जजमेंट क्या आएगी, और उसके साथ ही साथ जो एक जाहिर है कि नए चीफ जस्टिस आए हैं, उनके नए जितने भी कल से अभी तक के जितने इंतज़ामी फैसले थे, उन्होंने नई रजिस्ट्रार, पहली खातून रजिस्ट्रार मुकर्रर की सुप्रीम कोर्ट की। उसके अलावा उन्होंने एक एकेडमिया से जो है वो एक जो PhD स्कॉलर हैं, PhD डॉक्टर हैं बल्कि, उनको अपना सेक्रेटरी मुकर्रर किया। फिर वो कोयटा से, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो है वो फ़र्द को लेकर आए और उसको अपना मुकर्रर किया। इसी तरह की बहुत सारी तकर्रियाँ, तबादले जो है वो हमने देखे। हम आज के केस की बात कर लेते हैं। अब मरियम, जाहिर है कि बहुत से फैसले तो ये कर ही रहे हैं जिसके बारे में रिपोर्ट भी किया जा रहा है, पढ़ भी सकते हैं, हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जा सकें, कब से मामला शुरू हुआ, फिर ये मामला पास हुआ, फिर ये एक्ट बना और उसके बाद इस पर हुक्म इम्तना आ गया। ज़रा बैकग्राउंड आप हमें, हमारे देखने वालों के लिए हम ज़रा, क्योंकि आज सारा दिन इसी बारे में बात होनी है, सो इन केस यू हैव मिस्ड इट या किसी को नहीं याद तो याद दहानी के लिए ज़रा शुरू करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है, ये मार्च में जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, फिर सेनेट से मंजूर हुआ और उसके बाद सदर मुमलिकत के पास गया, और सदर मुमलिकत ने गालिबन 28 मार्च को ये बिल जो है वो बगैर दस्तखत किए वापस पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए भिजवाया था। फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इस बिल की मंजूरी दी थी, और अभी ये बिल अभी जो है वो एक्ट की शक्ल उसने इख्तियार नहीं की थी, सिर्फ पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर पर मंजूर हुआ। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्तें आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिल को एक्ट बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया और अपने फैसले में ये लिखा कि क्योंकि जो आइन है उसकी बुनियाद ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स यानी इख्तियारात की तकसीम की है कि मुकन्ना एग्जेक्टिव और जो जुडिशरी है वो अपने अपने दायरे में जो है वो काम करेंगे और एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के क़वाइद ज़वाबित हैं वो बनाने के इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 कहलाते हैं उनमें कोई रद्दोबदल करना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ही मीटिंग जो है उसके अंदर ही मुमकिन हो सकता है। पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो 2/3 अक्सरियत के बगैर इस तरह से जो है वो कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन हैं या उसके जो क़वाइद ज़वाबित हैं उनमें रद्दोबदल करे। और फिर ये जो है वो कह के इस एक्ट के ऊपर स्टे दिया गया कि अगर इस एक्ट को पर अमल दरामद की इजाज़त दी जाती है तो ये अदलिया के लिए जो है वो अदलिया की आज़ादी के लिए ख़तरा होगा जो कि आइन में उनको दी गई है। इन सारे मामलात के ऊपर वो 8 रुकनी बेंच ने पहले दिन जब समाअत की और ये 13 अप्रैल की समाअत थी, तो हम आपसे ये भी पूछेंगे मरियम के कंटेंट पे बात नहीं थी, तरीक़ाकार पे सिर्फ बात थी कि चूंकि ये पार्लियामान से पास होकर आया है इसलिए हमें इस पे एतराज़ है। अगर ये हम खुद ही कर लें, अगर बात ठीक की जा रही है चाहे वो पार्लियामान से आई है या हम खुद कर लें, ये भी नहीं था कि हम खुद ही कर लेंगे, इसे आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बस यही था कि चूंकि ये आपने भेजा है इसलिए हम नहीं करेंगे, ऑल्दो बात ठीक है। नहीं अब्दुल्ला, जो इसके कंटेंट थे उसके ऊपर भी जो है वो जजेस की जानिब से बहुत से रिमार्क्स सामने आए थे। इस एक्ट के तहत अगर कुछ थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं तो इस एक्ट में चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे उनको तकसीम किया गया था अमंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस। उसके अलावा जो इसके अंदर आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं उनमें रिव्यू में अपील का हक दिया गया था, और इन सारे मामलात के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं, उन्हीं के पास तमाम तरह इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक जो
असुद नोटिस था, उसके बाद एक बेंच तश्कील दिया था और उसमें ये ऑर्डर कर दिया था कि जो चीफ जस्टिस है वही मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे। तो इन सारे मामलात के ऊपर जो बिल के अंदर कंटेंट्स थे उस पर भी जो है वो बेंच ने एतराज़ात करते हुए ये कहा था कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसके ऊपर अपनी तफसीली फैसले और राय दे चुकी है। वो जो 8 रुकनी बेंच है उसमें से जाहिर है कुछ जजेस आज भी मौजूद होंगे बेंच में। 8 रुकनी बेंच में चले, चीफ जस्टिस के तो अपने इख्तियारात की बात थी, उन्हें तो जाहिर है एतराज़ था ही कि ये सिर्फ मेरी ही पावर्स हैं या ऐसी ओहदे की पावर्स हैं। बाकी जजेस को भी एतराज़ था कि भाई नहीं, ये जो आप तफवीज़ कर रहे हैं इख्तियारात बाकी 2 सीनियर तरीन जजों को चीफ जस्टिस के अलावा बेंच की तश्कील से मुताल्लिक, ये ठीक नहीं है बात। ये एतराज़ था लोगों को, बाकी लोगों को भी बेंच में। जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के ऊपर, उसका मुत्तफिका फैसला था ये, यानी तमाम जजेस के कंसेंट से ये फैसला आया था कि ये जो एक्ट है इसके अमल दरामद पे रोका जाए क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है वो अदलिया के इख्तियारात में इंट्रूजन कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है और फिर इस एक्ट के ऊपर स्टे दिया गया था। तो आज जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी कि पहले ही 7 जजेस जो कि पहले 8 थे चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद, अब 7 जजेस रह गए हैं जो कि आज की फुल कोर्ट जो हियरिंग होगी उसका हिस्सा होंगे। तो वो अपना माइंड काफ़ी हद तक इसके ऊपर दरख्वास्तों को सुन के डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो उनका क्या तरीक़ेकार होगा, वो दोबारा से इस केस को सुनेंगे, उनकी माइंडसेट जो है वो इस बिल या एक्ट से मुतालिक अब चेंज होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा देखने वाला। और ये जाहिर है कि जब समात अभी अब से शायद 5 मिनट बाद समात शुरू होनी है और फिर जो है वो हमें ये वाज़ेह हो सकेगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है उन जजेस का। मीडिया कवरेज के लिए कुछ इंतजाम किया गया, मतलब ये भी सुनने में आया था कि PTV से रब्ता किया है और वो लाइव के लिए कुछ किया जा रहा है इंतजाम, या फिर वो नहीं हो सका? जी, इसी के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की इनफॉर्मल फुल कोर्ट मीटिंग जारी है और उसके अंदर इस मुद्दे के ऊपर भी बात होनी है कि किस तरह से बराह रास्त जो नशरियात है कोर्ट प्रोसीडिंग की उसको मुमकिन बनाया जा सके। इस तरह के बड़े केसेस के अंदर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने कल ओहदा संभालते ही पहले ये ऑर्डर किया था कि PTV जो है वो बराह रास्त नशरियात के इंतजाम करे। पाकिस्तान टेलीविजन की टीम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आई थी, उन्होंने इंतजाम का जायज़ा लिया था, लेकिन उनको कुछ तकनीकी वजूहात पर जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन थी, जिन ऑब्जेक्शन को चीफ जस्टिस के इल्म में लाया गया है और अब इसी के ऊपर जो है वो जजेस की मुशावरत जारी है। तो ये समाज शुरू होने तक जो है वो अभी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन जारी है। हतमी तौर पर क्या फैसला होता है, बराह रास्त नशर किया जाता है या नहीं किया जाता, ये अब से कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, चूंकि हम कंटेंट्स ऑफ द बिल जो है उसकी भी बात कर रहे हैं और भी हमने बहुत सी बातें कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, आज हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? समाअत शुरू होगी इस पे, चूंकि हमें बहुत से जजेस की क्या तासुरात हैं वो ऑलरेडी पता भी हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कोई रूलिंग होगी आज, कोई फाइनल वर्डिक्ट होगा आज, या अभी समाअत शुरू होगी तो इस पर डिस्कशन ही होगी? एक जो अहम बात है वो ये है कि फुल कोर्ट हियरिंग के अंदर क्योंकि सारे जजेस का होना ज़रूरी होता है और कुछ जजेस हैं जो कि उनके कुछ शेड्यूल्ड दौरे हैं बैरून मुल्क के, जो आज रात जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे और कल से ये बेंच अवेलेबल नहीं होगा। तो मुमकिन यही है कि इसको आज ही सुन के जो है वो इसका फैसला कर दिया जाए। जजेस की जानिब से ये मतलब चीफ जस्टिस जो हैं काजी फरीद ईसा, उनकी भी कोशिश होगी। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट है, दीगर मुकदमात जो हैं उनकी कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई क्योंकि जजेस का जो कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और सीनियर जज सरदार तारिक मसूद, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक ये एक्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक दीगर मुकदमात जो है वो ना सुने जाएँ। तो मुमकिन तौर पर इसका फैसला भी आज ही हो जाएगा। अभी फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो चल रही है, फुल कोर्ट मीटिंग खत्म हो गई जजेस की और उसके बाद ये फुल कोर्ट हियरिंग के लिए जजेस कमरा अदालत में पहुँचेंगे और फिर जो है वो इस केस की समाअत बाकायदा। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया जिसमें जाहिर है कि पार्लियामान से बिल पास हुआ, उसके बाद सदर साहब ने वापस भेजा, फिर वो एक्ट बन गया, फिर उस पर स्टे आ गया। अब ये एतराज़ भी था जो 8 रुकनी फुल बेंच था कि भाई पार्लियामान हमें डिक्टेट नहीं कर सकती, हम अपने मामलात का खुद फैसला करेंगे, और ये एक अलहदा पॉइंट है कि भाई ये इख्तियार सोली किसी एक ओहदे एक कुर्सी का होना चाहिए, जिस पे काजी फरीद ईसा साहब की राय तो किसी से ढकी छुपी है नहीं। अब ये जो मामला है कि किसी भी कानून के तहत के ऊपर स्टे दे दिया जाए, क्या ये पहलू भी डिस्कस होगा? इसका भी फैसला हो जाएगा कि भाई कोई अगर कानून पार्लियामान ने बना दिया है जो कि ज़ाहिर है एक जमहूरी निज़ाम है, पार्लियामानी जमहूरियत है, तो उसको या तो आप अप्रूव कर दें, डिसअप्रूव कर दें, उसको उठा के कहीं फेंक दें, उसको कानून ही रहने दें, ये कोई फैसला कर लें, उस पर स्टे नहीं हो सकता। क्या ये बात भी डिस्कस होगी आज?
ये अब्दुल्ला, आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जब मिलिट्री कोर्ट्स केस के अंदर केस सुनने से माजरत की थी तो उन्होंने अपने नोट में यही बात लिखी थी कि आप किसी भी कानून साजी को या तो जो है वो कलअदम करार देते हैं या फिर उसको जो है वो उसकी तौसीक करते हैं, उस पर उसको मुअत्तल नहीं कर सकते, उस पर स्टे नहीं दे सकते, और वो भी इतने लंबे अरसे के लिए नहीं दे सकते क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। फिर इसी तरह के जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह की भी नजर आई। दीगर जो जजेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, वो भी टाइम टू टाइम ये कह चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और कानून साजी का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो आज ये देखना होगा कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी का इख्तियार है क्या उसको सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो कि आज जो 8 जजेस ने पहले इस केस का फैसला सुना था, उनका मौक़िफ़ और जो बाकी बकिया जजेस हैं जो कि आज इस बेंच में शामिल हैं, उनका मौक़िफ़ टाइम टू टाइम यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो अदालती फैसलों से मुतालिक है। बेशक वो तमाम तर फैसले दे सकती है, किसी भी इदारे से जो है को किसी भी तरह का हुक्म जारी कर सकती है, लेकिन कानून साजी करने का जो सोली इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास है। और अगर पार्लियामेंट को ये महसूस होता है कि उनकी कानून साजी में कोई नकाइस रह गए हैं तो उसको भी पार्लियामेंट ही दुरुस्त कर सकती है। यही इन जजेस का मौक़िफ़ है। तो आज ये देखना होगा कि क्या जो जजेस की मेजॉरिटी है वो इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की तौसीक इस बुनियाद के ऊपर करती है कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार था या नहीं। ये भी एक उसूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरियम, हमारे साथ ही रहिएगा, एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आएंगे और थोड़ा सा जो डिस्कशन है उसको समेटने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की ये सारी कार्रवाई। ऑफ कोर्स, See you in a bit. Morning. वेलकम बैक जी। अहम तरीन समात आज बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का पहला दिन है और इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो जारी है, जिसमें बहुत से अहम मामला डिस्कस होने और उसके बाद अहम तरीन केस की समात, अहम तरीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समात आज होगी और उम्मीद या इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज इस मामले को निपटा दिया जाएगा। ये मामला वही है जो लटका हुआ है, बेसिकली पेंडिंग है, स्टे के तहत। कुछ पॉइंट्स जो कि एजेंडा में शामिल हैं वो आपको बता दें, बल्कि मरियम नवाज हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात और तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकदमात का इंतखाब एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा अफामी मफाद के मुकदमात की कार्रवाई टेलीकास्ट करने का मामला एजेंडे में शामिल है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पे बात होनी है, जिस पे इस वक्त मीटिंग चल रही है। अच्छा, हम दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे आते हैं। मरियम, हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो डाइसेक्टिंग द पावर, या फिर एक जो अथॉरिटी होती है किसी एक ही ओहदे या एक ही कुर्सी तक महदूद रखना, उसको तकसीम करना और उसी के तहत बेहतर फैसले सामने भी आ सकते हैं। एक तो वो मामला है कि चाहे सुमोटो का इख्तियार हो या बेंचेस की तश्कील का मामला हो, ये 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। अगर 3 में इख्तलाफ भी है तो अक्सरियती राय का जो फैसला है वो माना जाएगा। फिर एक और अपील वाला मामला भी है 184(3) के तहत। सो अगर हम इसे समराइज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन फैलाई है, 3 अहम पॉइंट्स क्या हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के, जिस पे पहले भी बात हुई और आज दोबारा बहस का इम्कान है? इसके जो मेन 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होते रहे कोर्ट के अंदर भी और मीडिया में भी, उसमें नंबर 1 तो ये है कि 3 जो है वो जजेस की, सीनियर तरीन जजेस की एक कमेटी होगी जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत आए मुकदमात की समाअत और तकर्रुर के लिए का जो है वो फैसला करेगी। उसमें उसका तरीक़ेकार ये होगा कि कमेटी के सामने वो केसेस आएंगे, वो डेलिब्रेट करेंगे और फिर जो कमेटी की मेजॉरिटी होगी, यानी 2 जजेस अगर समझते हैं कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए या ये किसी एक मामले के ऊपर हमें सुमोटो लेना चाहिए, तो जो 2 जजेस की मेजॉरिटी या फिर तीनों की मेजॉरिटी जो फैसला करेगी उसके तहत जो है वो सुमोटोस दिए जाएंगे या मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। नंबर 1 ये। नंबर 2 इसके अंदर ये था कि जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं उनमें रिव्यू के अंदर अपील का हक दिया गया, क्योंकि रिव्यू जो है वो उसका जो स्कोप होता है, यानी उसकी जो लिमिट होती है, हद होती है, वो बड़ी लिमिटेड होती है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कहीं जजमेंट के अंदर कोई एरर्स तो नहीं रह गए, कोई फैक्ट्स थे जो कि सामने आने थे नहीं आ पाए, और अगर कोई जजमेंट के अंदर एरर ना हो तो रिव्यू को जो है वो खारिज कर दिया जाता है, या फिर अगर एरर्स हो तो फिर अपनी जजमेंट करेक्ट की जाती है। अपील का हक देने में बेसिकली ये होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, यानी कि जो मुतासरा फरीक होता है, उसको जो भी ऑब्जेक्शंस होती हैं वो एक तरह से री हेयरिंग होती है, दोबारा से मुकदमे की समाअत होती है और फिर जो है वो केस का एक नए सिरे से फैसला होता है। तो रिव्यू के अंदर 1 टाइम अपील, यानी एक दफ़ा जो है वो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के अंदर आप अपील का हक जो है वो दिए जाने का ये तय किया गया इस कानून साजी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के अंदर। तीसरी जो इसके अंदर अहम बात थी वो ये थी कि जो
आईनी मुकदमात हैं, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सामने आया, इससे पहले इंतखाबात का केस सामने आया, टाइम टू टाइम कोई ना कोई आईनी मुकदमात अदालत के अंदर आते रहते हैं, तो उनको सुनने के लिए जो कम से कम जजेस की तादाद होगी वो 5 होगी। और अगर अदालत समझती है कि कोई बहुत ही ग्रेव किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई बहुत अहम चीज़ है, तो उसके अंदर वो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये जो है ये कुछ मेन चीज़ें थी। उसके अलावा कुछ तकनीकी चीज़ें भी थी कि जो वकील होता है मरकज़ी केस के अंदर वो तब्दील किया जा सकता है जब आप रिव्यू फाइल करें। उसके अलावा 30 दिन के अंदर किसी भी मुकदमे में जो मुतासरा फरीक है वो अपील फाइल कर सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी थी, लेकिन मेन पॉइंट्स 3 ही थे। एक वो सीनियर तरीन 3 जजेस की कमेटी, नंबर 2 रिव्यू में जो है वो अपील का हक, और नंबर 3 ये कि जो आईनी मुकदमात हैं उनके लिए कम से कम जो बेंच 5 रुकनी बेंच या फिर फुल कोर्ट 5 होनी चाहिए, यानी लार्जर बेंच जो है वो उनके समाअत करेगा। अच्छा, वैसे तो 17 अगर जरूरी समझे तो फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जा सकता है। 17 रुकनी फुल कोर्ट होता है, एज इन 17 जजेस पर मुश्तमिल है हमारी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज की इस समाअत में फुल कोर्ट में कितने जजेस होंगे, कितने, आई गेस 14 या 15, आप हमें बता सकती हैं एग्जैक्ट तादाद? आज जो फुल कोर्ट होगी इसमें 15 जजेस होंगे। फुल कोर्ट से मुराद वो तमाम जजेस होते हैं जो कि मुकदमे की हेयरिंग कर सकें। आपको शायद याद हो कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था तो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो भी फुल कोर्ट ही सुन रहा था, लेकिन वो 10 रुकनी फुल कोर्ट था, क्योंकि जो बाकी 3, 4, 5 जजेस से किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, कोई उनके मुकदमे में जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उस टाइम के चीफ जस्टिस है गुलजार अहमद, वो उनके खिलाफ फैसला कर रहे थे। कुछ जजेस जो थे वो उनके बाद सीनियरिटी पे आते थे कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कोई फैसला आता तो जस्टिस सरदार तारिक के जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बन सकते थे। तो उन दोनों को मफादात के टकराव की वजह से वो बेंच में शामिल नहीं थे। फिर 2 जजेस के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ऑब्जेक्शन था, उन्होंने केस नहीं सुना, तो तब जो फुल कोर्ट थी वो 10 रुकनी थी। तो जितने अवेलेबल जजेस, यानी जितनी पॉसिबिलिटी हो उस मुकदमे को जो आज़ादाना तौर पर सुन सके, वो जो अवेलेबल जजेस होते हैं उनकी जो तादाद होती है उसको हम फुल कोर्ट ही जो है वो यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर आज जो फुल कोर्ट की समाअत होनी है उसमें 15 जजेस हैं, क्योंकि एक तो जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उनकी सुबकदोशी के बाद एक सीट खाली हुई। उसके अलावा एक सीट पहले से ही जज की सुप्रीम कोर्ट में खाली थी। इस तरह से जो पूरी तादाद है जजेस की वो 15 है, और 15 रुकनी बेंच ही आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। ऑलराइट जी, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले जो 8 रुकनी बेंच जिसने स्टे दिया हुआ है सारे मामले पे, उसमें 7 जजेस दोबारा से 15 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। थैंक यू मरियम फॉर बीइंग विद अस। हमने आपसे तफसील से जरा बात की। थोड़ी देर में हम आपको बात करते रहेंगे, आपको तंग करना छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर में दोबारा आएंगे और आप वहाँ हैं, आप हमें अपडेट्स दे सकती हैं। एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज जो 7 जजेस जो पहले से एक और बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने अपना माइंड तकरीबन बता दिया है, क्या वो अपना माइंड तब्दील करते हैं आज की समाअत में या नहीं? हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों में भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, एक और बात करते हैं, बिकॉज जरूरी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी आर ऑल सफरिंग, तो लिहाजा करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे ने महंगाई की आग को मज़ीद हवा दे दी है। ये तो हम सारों को पता ही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भी मज़ीद जो है वो ऊपर चली गई हैं। ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं, और कभी ये नीचे भी आएगा तो ये चीज़ कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी। मतलब कितनी आ जाएंगी, खुद ही सोच लें, डबल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो लाहौर में जी बकरे के गोश्त की कीमत जस्ट फॉर इंस्टेंस 3000 रुपए किलो तक पहुंच गई है, और कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। ये तो हमेशा होता ही है। शहरी महंगाई की नई लहर पर रो रहे हैं, बहुत बुरी हाल है, दुहाइयां दे रहे हैं। सुने क्या कह रहे हैं। 30 रुपया किराया लगता था हमारा, अब जो है किराया उन्होंने बढ़ा दिया है, 70 रुपया अब किराया ले रहे हैं। 600 रुपया दिहाड़ी है गड्डी की, 8 बजे घरों निकले रहे, 600 नहीं पूरा आया। हम गरीब आदमी है, हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, इसलिए हमने सोचा है कि बाइक वगैरह वो घर खरीद कर दें और साइकिल जो वो खरीद लें। आटा भी महंगा, चावल भी महंगा, तेल घी भी महंगी, क्या चीज़ सस्ती है। अच्छा जी, अभी चलेंगे मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम करते हैं कि हाउ पीपल ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। रियाज आंडी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। रियाज, बताइएगा क्या ज़ाहिर तासुरात भी बंदा क्या पूछे, अजीब सा मायूब सा लगता है। कितना इजाफा हुआ है
किरायों में जो विद इन द सिटी, हमें उमे फरवा ने भी ज्वाइन किया, लेकिन रियाज पहले आप बताएं। विद इन द सिटी जो मुख्तलिफ रूट्स पे बसें चल रही हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका क्या किराया बढ़ा है या उतना ही है? जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वो क्या किराया चार्ज कर रही हैं? नहीं, डेफिनेटली किरायों में इजाफा है, लेकिन क्योंकि हम ज़रा खाने पीने को भी टच कर रहे हैं तो मैं खाने पीने की महंगाई पे रहता हूँ। तो ये लोग जब पहले पेटी लाते थे तो वो 20 रुपये उनकी पेटी का किराया होता था, वो बढ़ते बढ़ते 30 हुआ और अब 50 तक पहुँच गया है। तो ये जो पेटी का किराया है वो भी कीमत के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसके अलावा आप बाकी जो किरायों की बात करते हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज जो डॉलर है वो महंगा हो गया और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है और मज़ीद महंगा होता जा रहा है। 90 के करीब है, 100 की एक्सपेक्टेशन है। तो आगे जाते हुए और इजाफा करने पड़े हुकूमत को बहुत पॉसिबल है। तो लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है। बात सारी है कि किसी ने ये जो नुकसान मईशत कर रही है उस नुकसान को किसी ने बर्दाश्त करना है। हुकूमत अपने पास नहीं रख सकती। वाई? बिकॉज IMF ने कहा है कि भाई पास ऑन करो। नीचे सकत नहीं है अब लोगों के पास कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी पूरा कर सके। एंड एक क्लास है जो सब कुछ कर सकती है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम महंगाई का शोर रो रहे हैं, महंगाई के ऊपर शोर कर रहे हैं, लेकिन वो तो बस एक आउटकम है किसी चीज़ का जो प्रोड्यूस हो रही है। एंड वो है कि हम अपनी ज़रूरत से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया से उधार लेके हम जी रहे हैं और वो अब हमें मज़ीद जीने नहीं दे रहा। आज हम रो रहे हैं कि 331 रुपये हुआ है, कल कहेंगे 350 रुपये हो गया। इट विल गो ऑन अनटिल आप इसको प्लग करते हैं और प्लग करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जैक्टली फलों की मार्केट में मौजूद है इस वक्त। आप कहाँ हैं? अगर हम देखिए अब्दुल्ला, ये बड़ा अच्छा, देखिए मैं आपको डॉलर समझाता हूँ। ये एक फल है जो न्यूजीलैंड से आया है, सेब। ये हमारा सेब है, राइट? ये 600 रुपये का बिक रहा है किलो, और ये 200 रुपये का भी है, आपको 150 का भी बिक रहा है। जो बीच का फ़र्क है दैट इज़ डॉलर। और जो भी चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हम माहाना तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। तो आप 4 अरब 20 करोड़ को आप उसको आप हिसाब लगाते रहें, ये बहुत अच्छा। अब हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन बात है कि लेगा कौन? उमे फरवा, आप भी जरा ये लेट्स स्टिक टू फूड और हम इन्हीं चीज़ों की, हम चले गोश्त की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन दीजिए जी। सूरत हाल इस तरह से हुमा कि पहले तो गोश्त गरीब लोग भी खा लिया करते थे, तो अब गोश्त जो है वो डॉलर्स की कीमत के हिसाब से बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखने में ये आ रहा है कि मुर्गी का गोश्त जो है वो 550 तक बिक रहा है, आज का जो रेट मैं आपको बता रही हूँ। और अगर बकरे का गोश्त और जाहिर है बड़ा या छोटे गोश्त की अगर हम बात करते हैं बीफ और मटन की, तो उसमें 3000 तक जो है वो मटन का गोश्त पहुँचा हुआ है और जो बीफ है वो 1200 तक पहुँचा हुआ है। तो जो दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है उन्होंने तो ये खाना ही छोड़ दिया। अगर हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि अब तो हम गोश्त खाते ही नहीं हैं। तो यानी कि गोश्त वो लोग खा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, कुव्वतें खरीद रखते हैं, सिर्फ वही लोग खा रहे हैं। जो दिहाड़ीदार बड़ा मुश्किल से, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर पाती थी तो वो भी नहीं कर पाएगी अब तो। मतलब वो भी डिवीजन हो गई है कि हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा, अब तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर पा रही है, ऐसा ही है। और आप फलों की रेट देख लें, जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, एक केला जो है वो 200 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है, इसी तरह से सेब भी 200 रुपये है। तो यानी कि फल को भी अब लोगों ने खाना छोड़ दिया है क्योंकि वो भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। और सब्जियां जो है, कोई ऐसी सब्जी नहीं है आपको सवाए इसके प्याज के या आलू के जो 80 रुपये में मिल रहे हैं। बाकी अगर हम सब्जियों की बात करें जो मसाला जात होते हैं जिनके बगैर कभी सालन ही बनता, लहसुन जो है वो यहाँ पर 500 रुपये दिया जा रहा है, इसी तरह से 1000 रुपये अदरक दी जा रही है, यानी 1000 रुपये की अदरक फरोख्त हो रही है। तो वो लोग जिन्होंने सब्जी बनानी है वो क्या करेंगे? और अगर आप दालों के हिसाब से रेट देख लें तो दालें जो हैं, सिर्फ एक अगर दाल देख लें वो 300 या 400 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और इस बाज़ दालें ऐसी भी है जो 600 तक पहुँची हुई हैं। और जब अगर हम होलसेल रेट की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब उनसे जाके बात करते हैं कि जी इतनी कीमतें क्यों बढ़ा दी आप लोगों ने, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में तो दालें बन ही नहीं रही। तो यानी सारी चीज़ें जब पाकिस्तान में बन नहीं रही हैं और जो चीज़ें बन रही हैं उसके इतने रेट पहुँचे हुए हैं, तो गरीब इंसान जो है सबसे पहले जब वो घर से कुछ खाने या पकाने के लिए निकलता है तो वो ये सोचता है कि आज उसने पकाना क्या है,
यानी पहले दाल वगैरह घर में बन जाया करती थी, गरीब लोग गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब दाल भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। वो यानी गोश्त, मुर्गी के गोश्त को भी क्रॉस कर गए और वो वहाँ इतने ज़्यादा रेट पहुँचा हुआ है। अब शहरी जो है उनसे जब पूछे कि उनके मसाइल क्या है, महंगाई की वजह से वो कितने परेशान हैं, तो इस पर वो बात करने से कतराते हैं। वो कहते हैं किससे बात करें, किसको सुनाएं, किसी ने ना सुनना है ना उनकी किसी बात पे अमल होना है। बात करें बहुत शुक्रिया रियाज एंडी, थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फॉर अस। यानी चॉइसेस अब ये आ गई हैं, गोश्त मुर्गी वगैरह वो तो आउट कर दें कि अभी हम दाल खा सकते हैं या फिर हम आलू की सब्जी ही बनाएं, या फिर मतलब वो भी महंगा है, या फिर अंडा ऑमलेट बना लें। अंडे तो अफोर्डेबल है, मतलब लिटरली देयर आर नो चॉइस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद से तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नए चीफ जस्टिस का आज पहला दिन है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जो स्टे आया हुआ है, हुक्म इम्तना है, उस केस का फैसला आज मुमकिन तौर पर हो जाएगा। समात होगी सारा दिन। जियो न्यूज़ हमने पिछले घंटे आपको हर लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, अभी तो सूरत हाल बदल नहीं रही है, लेकिन लम्हा बलम्हा सूरत हाल से हमने आपको अपडेट किया। अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहुत बात होगी, उस पर थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। एक बात जिस पर हम बात नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप खैर कर ही लेते कि इंडिया श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में बदतरीन शिकस्त। ऑनेस्टली समबडी कॉल्ड मी टू टेल मी कि जी देखा है कि 50 ओवर्स में सारी टीम, आई थॉट एग्जैजरेशन है और कि जैसे कहते हैं नहीं जी 50 में ही खत्म कर दिया, नहीं जी लिटरली 50 में ही खत्म कर दिया। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन का हदफ हासिल कर लिया, मतलब 7वें ओवर में पूरा मैच खत्म, फिनिश। दिस इज द फाइनल ऑफ एशिया कप। एक वो नहीं होता होल्ड माय टी एंड आई विल बी बैक वाला सीन है। मतलब लिटरली अभी आपका खाना भी ठंडा नहीं हुआ होगा अगर आपने गर्म करके बैठे थे, मैच खत्म हो चुका। भाई एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान को फेवरेट समझा जा रहा था। पता नहीं, हमें लगता है कि हमें अपनी नजर लग जाती है। क्या होता है, हमारा बॉलिंग अटैक सबसे तगड़ा था, मगर अब स्टॉप ना, इस किस्म की बातें ना करें। हमारा बॉलिंग अटैक, हमारे बैटर्स भी फॉर्म में थे, लेकिन अब जीते हैं वही तगड़े हैं। अब टूर्नामेंट जब खत्म हुआ है ना, तो हम सब ढेर हुए हैं, ठीक है। मतलब एक ये सीरीज 50 ओवर की, इसने हमारे जोड़ हिला दिए हैं। बॉलर्स हमारे इंजरी मसाइल से दो चार हो गए हैं, बैटर्स की फॉर्म खराब से खराब तर है। अंदेशा है कि नसीम शाह की इंजरी के बाइस 1 साल तक इन्हें क्रिकेट से दूर रखा जा सकता है। कैन आई जस्ट मेंशन हियर कि लिटरली ये फाइनल ही था जो कि कुछ घंटों में खत्म हो गया, वरना एक एक मैच 3-3 दिन ले रहा था। इंडिया पाकिस्तान मैच जो था इट स्प्रेड ऑन टू 3 डेज। तो अब चलें 2 डेज व्हाटएवर। कहने का मतलब है कि इतने लैग्स, इतना लंबा, इतनी बारिश, इतने बैड कंडीशंस, ये सारी चीजें दे डू टेक अ टोल। हाउएवर इंडिया सो जिसने जीतना होता है वो कर भी लेता है। और क्या ही बात हो कि आप जीते, पूरी चैंपियनशिप जीते आप डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन हम ना कर पाए। सो अब उस पर क्या बात। हारिस रऊफ की इंजरी की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी है। मजमूई तौर पर बात करें तो टीम का मोराल डाउन है। फिर रिवायत रही है कि इस तरह की शिकस्त के बाद टीम में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो। हारी हुई टीम के जो मसाइल होते हैं, पाकिस्तान इन दिनों उसका सामना कर रहा है। अच्छा पता है क्या, टाइम बड़ा कम है। उधर बोर्ड के मसाइल अलग चल रहे हैं, टीम में अपने मसाइल सामने आ गए हैं और आगे वर्ल्ड कप है। सो वर्ल्ड कप से पहले ही मतलब हमारे साथ ये होना था, ये भी एक अहम सवाल है। ज़राए के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जिसमें फिटनेस मसाइल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल नामों पर गौर हुआ है। और ज़राए का कहना है कि एशिया कप के स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियां ना करने का इम्कान है, जबकि स्पिनर अबरार अहमद के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। मुशावरत मुकम्मल होने पर वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में कर दिया जाएगा। सो वी आल्सो हैव अ डेडलाइन फॉर दैट। इन्वेस्टिगेशन तहकीकात इस बात पे भी कर लें कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतनी जल्दी इंजर कैसे हो जाते हैं और अनफिट कैसे हो जाते हैं। मतलब अभी आपने खेल शुरू ही किया तो आप हारों में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आई, तो ये भी थोड़ा सा कंसिडरिंग द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट आर गॉन इनटू देयर मेडिकल चेकअप्स एंड देयर अपकीप। मतलब $1 के उस रद में पैसा जो है वो लगाया जा रहा है, एंड येट आफ्टर 2-3 मैचेस दे आर अनफिट। सो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज वेल। अच्छा जी, इस पे ज़रा हम बात अपने ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन और भी बड़ी बातें हैं, जैसे कि हाउ इंडिया हैज़ बिकम सच अ फेवरेट यू नो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। साबिक कप्तान मोइन खान हमारे साथ है। मोइन खान साहब, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन पहले तो एशिया कप के फाइनल की हम बात कर लेते हैं, जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया बेसिकली। तो इंडिया की टीम इस वक्त जिस जगह पे आपको नज़र आ रही है, वो वर्ल्ड कप में उन्हें कौन चैलेंज कर सकता है, पहले तो ये बता दें। एशिया कप का फाइनल शुरू और ख़त्म हो गया। नो डाउट इंडिया ने आउट क्लास किया है,
जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ इंडिया का, और कहीं भी श्रीलंका की टीम जो है इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी, कंसिस्टेंटली विकेट गिरी और एक बहुत ही लो टोटल 50 रन पे आउट हुआ है वो। यकीनन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अंडर प्रेशर थे, अंडर प्रेशर अपने मुल्क में खेलना, और नेस्ली और स्टेडियम फुल था, एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई थी श्रीलंका की, जिस तरह श्रीलंका की टीम फाइट करके एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी, बट इंडिया ने आउट क्लास किया। और जिस तरह शामी ने बॉलिंग की, आई थिंक 6 विकेटें किसी भी फॉर्मेट के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई थिंक वो जो इंडिया का एक प्रेशर था वो यहाँ पे काम आ गया। इंडिया की जो मैं कहूँगा कि इतनी टॉप क्लास बॉलिंग नहीं है, बट उस कंडीशंस में जहाँ पे गेंद थोड़ा सा मूव हो रहा था वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सके श्रीलंकन। कोई भी एक पार्टनरशिप होती तो यकीनन एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना सकते थे, लेकिन नो डाउट इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ शो की, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा था इंडिया को कि मुश्किलात होंगी, लेकिन चूँकि स्कोर बहुत ही कम था इस वजह से इंडिया बहुत ही ईजीली जीत गई। तो इंडिया को वर्ल्ड कप में उन्हीं के मुल्क में उन्हीं की कंडीशंस में हराना, टास्क करना इतना आसान नहीं होगा। जो टीम सिर्फ इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, जो 2 टीमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में होंगी, वो एक इंग्लैंड की टीम होगी या पाकिस्तान की टीम होगी, जो इंडिया को इंडिया की कंडीशन में टफ टाइम दे सकती है। बॉल अच्छा आएगा बल्ले पे, पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती है इंडिया में, तो ये 2 टीमें मुझे लगता है कि ये टफ टाइम देंगी। अच्छा, इंग्लैंड तक तो हम समझ गए, लेकिन पाकिस्तान भी टफ टाइम दे सकता है। वैसे देने को आए तो पाकिस्तान भी दे ही सकता है, लेकिन वेयर वी स्टैंड राइट नाउ ये सोचना थोड़ा सा। अच्छा मोइन भाई, अब एशिया कप पे जब पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ था, हम नंबर 1 टीम थे, खुशकिस्मती से अब भी नंबर 1 है समहाउ, टूर्नामेंट के लिए फेवरेट भी थे, इन फॉर्म भी थे, लेकिन अब फॉर्म के मसाइल के साथ इंजरी के सीरियस इश्यूज भी हैं। ये भी बाय द वे मुझे ट्विटर पे किसी ने लिखा है कि नसीम शाह वो प्रॉब्ली सिट एंड यू नो उनको रेस्ट की ज़रूरत है टू बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के आखिर तक, यानी दिसंबर तक, पूरा 12 महीने मैंने भी यही पढ़ा था। हाँ, 1 साल में क्या हो रहा है? सो खिलाड़ियों से या मैनेजमेंट से कहीं कोई गलती हुई है, या बस किस्मत की खराबी कह दें, या फिर बोर्ड हमारा वीक है, हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा दीगर मुल्कों में लीग्स खेलते हैं और उसका भी असर हुआ है हमारे फिटनेस और फॉर्म पर। कुल नंबर 1 आ जाना बड़ी बात नहीं होती मेरी नज़र में, बट नंबर 1 पे अपनी टीम को रिटेन करना बहुत बड़ी बात है। चंद दिनों के लिए आना, चंद घंटों के लिए आना, मैं समझता हूँ कि मैटर नहीं करता। अगर आप प्रीवियसली याद हो, अगर पाकिस्तान किसी फॉर्मेट में नंबर 1 रही है तो वो T20 फॉर्मेट है और 1-1.5 साल सरफराज की कप्तानी में रही थी। तो इसी तरह कप्तान को चाहिए बाबर आजम, अब चूँकि बहुत ज़्यादा बेहतर कप्तान हो जाना चाहिए था उनको इस वक्त तक, उन्होंने कॉन्स्टेंटली गलती की इस टूर्नामेंट के अंदर भी, और रिपीटेडली वो गलती हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्टीमेटली इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया और टूर्नामेंट जीत नहीं पाया। तो बाबर को सोचना पड़ेगा, यकीनन नंबर 1 को रिटेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि अचीव करना। तो उसके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए आपको, आपके प्लेयरों की कंसिस्टेंट एफर्ट होनी चाहिए। बट जितनी भी हमने कंसिस्टेंसी देखी पाकिस्तान टीम में, विक्ट्रीज टूवर्ड्स वो नज़र नहीं आई। उसके अंदर नो डाउट इंजरीज भी थी, लैक ऑफ फॉर्म कह लें आप, या एक एज ए यूनिट पाकिस्तान टीम ने किसी भी मैच में बड़ी टीम के ओपोनेंट, चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, श्रीलंका से भी आप मैच हारे, इंडिया से भी मैच हारे, तो आपने बड़ी टीम के खिलाफ कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। अब नेस्ली तशवीश तो है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा, वर्ल्ड कप में किस तरह की टीम बनेगी, किस तरह की चेंजिंग होगी, यकीनन थोड़ा सा इसको रिव्यू करना पड़ेगा इन फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है, वो है इंडिया की कंडीशंस, बिकॉज इंडिया की कंडीशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो अभी पाकिस्तान की टीम खेली है उसमें अगर इंजरी से वापस आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि इतनी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि जो अभी हमारी टीम खेली थी इसमें 1-2 चेंजेस होंगी तो यकीनन हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के अंदर। ये ज़रूर देखना होगा कि फॉर्म कैसी है शादाब की, या किसी एडिशनल स्पिनर को, विकेट टेकिंग स्पिनर्स को, आपको ऑलराउंडर स्पिनर्स नहीं चाहिए, यहाँ पे जेन्युइन स्पिनर चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब हमसे बात करने का, और आपका ये ओपिनियन है कि शायद अब कप्तानी से बाबर आजम को
रिलीफ कर देना। अच्छा पता है क्या, बहुत सी राय है, आप क्रिकेट के ऊपर तो हम सारे ही तज्जियाकार हैं, तो बहुत से लोग की जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बड़े सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनकी ये भी राय है कि हमारे यहाँ जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, उसका भी बड़ा इशू रहा है। सो हमारे यहाँ बहुत से यंगस्टर्स जो जिनको हम स्टार प्लेयर्स कहते हैं, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लीग्स भी बिकॉज फिनेंशियली बेनिफिशियल होती हैं, खेलते हैं, बोर्ड हमारा वीक है, प्लेयर्स हमारे ज़्यादा ताकतवर हैं। बाकी मुल्कों के आप स्ट्रक्चरल फॉर्म्स उठा के देख लीजिए, कितनी लीग्स खेलने की इजाज़त होती है, कितनी नहीं होती है। हम सबको वो भी अब मद्देनजर रखकर अपने बोर्ड के मामलात में भी अच्छा, बोर्ड क्या करने जा रहे हैं, ये सारे सवाल आपके बड़े वैलिड हैं, वी नीड टू आस्क देम। माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सुहेल इमरान जो कि अभी तक कोलंबो में, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सो लेट्स टॉक टू देम। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। बहुत से सवाल जो है वो उठ रहे हैं, खासतौर पर लीग्स में इजाज़त दे देना लड़कों के जाने की, उसके बाद परफॉर्मेंस नेशनल टीम के लिए खास ना होना। पीसीबी क्या सोच रहा है, क्या होना है, कोई चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें? देखें, बिल्कुल हुमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तकरीबन 2 महीने 3 हफ्ते, तकरीबन पौने 3 महीने हो गए। जो डेडलॉक है उसकी एक वजह ये जो लीग्स का मसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनको पीएसएल के अलावा 2 लीग्स तक महदूद कर दे, लेकिन प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी हमारे पैसों का नुकसान होगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान है राशिद लतीफ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब हमारे प्लेयर्स को एटीएम मशीनें बना दिया, मतलब पैसे बनाने वाली मशीनें बना दिया, जो साल भर पैसा कमाते हैं और जब नेशनल ड्यूटी का वक्त आता है तो वो अनफिट हो जाते हैं। तो देखें, ये डेडलॉक खत्म करने की जरूरत है, लेकिन एक लड़ाई तो हमने ग्राउंड में लड़ी, हमारी टीम फाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकी, बहुत ज्यादा कंसर्न है, लेकिन एक पीसीबी हेडक्वार्टर में भी लड़ाई चल रही है। जो मेरी इत्तलात हैं, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो वजारत खेल की मिनिस्ट्री है, उसने पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को एक और खत लिखा है और इस खत में उनसे कहा गया है कि आपका मैंडेट 120 दिन का था। 5 जुलाई को ज़का अशरफ साहब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने थे, उनसे कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं। तो हमारे जो इन हाउस मामलात हैं वो हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबर आजम और इंजमामुल हक के दरमियान मीटिंग है, आज शायद वो ज़का अशरफ से भी मिलेंगे, लेकिन जो हमारे इंटरनल मामलात हैं बोर्ड के, अब देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप का होस्ट था, लेकिन कल जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान जो मेजबान था उसका चेयरमैन हमें नजर नहीं आया स्टेज के ऊपर। तो बाकी ये सुहेल इमरान बताएंगे कि ज़का साहब कोलंबो में थे या वापस आ गए। तो सुहेल, क्यों हम जो भी था, हम चले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, एट द एंड ऑफ द डे वी वर द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब नाम के तो थे ना हम होस्ट, फिर क्यों नहीं नजर आए? अब्दुल्ला, बड़ी कमी महसूस की गई क्योंकि बार बार स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जाता रहा। उनका एक अदाकार है प्रमोद देवा, वो बैठे हुए हैं जेशा के साथ, रॉजर बीनी बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान का कोई भी जो चेयरमैन है वो नजर नहीं आ रहा था। नो डाउट उस्मान वाला थे वहाँ पे, उस्मान सलमान नसीब थे, लेकिन चेयरमैन नहीं थे क्योंकि चेयरमैन दोपहर को 1:30-2 बजे की फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान रवाना हो चुके हुए थे और उनकी कमी वाकई महसूस की। और बार बार जब स्क्रीन पे शॉट आप भी लोग देख रहे थे, हम लोगों ने भी वहां पर देखा कि एक होस्ट मुल्क उसको वहां पर होना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि इंग्लैंड के, इंडिया के जो अहम ओहदेदारान है, जिनमें जेशा आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, और वहां पर बैठते, वहां पर मुलाकातें होती है, उनको पूछते उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं जब वर्ल्ड कप के लिए खेलने आना है। तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि आप पाकिस्तान टीम के हारने के 2 दिन बाद तो कोलंबो में मौजूद रहते हैं, लेकिन जिस दिन फाइनल है और आप उसके होस्ट हैं, लेकिन वहाँ उस दिन आप तो पता नहीं लगा क्या ऐसी इमरजेंसी मीटिंग थी, वो सियासी मसरूफियत थी। मैं अब्दुल्ला आपको बताऊं, जो मेरी इत्तलात है अभी तक गैर मुसद्दिका ही मैं कहूंगा कि आज शायद इस्लामाबाद बुलवाया गया है ज़का साहब को। यही जो मामला चल रहे हैं कि भाई पीसीबी के इलेक्शन करवाएं ताकि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो 3 साल के लिए पीसीबी में आए। लेकिन कल रात को ये तो कंफर्म हो गया कि खत लिखा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप इलेक्शन करवाएं, आपको यही मैंडेट दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि उनको इस्लामाबाद बुलवाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लाइट ली और फाइनल खत्म होने से पहले लाहौर आ गए। सो ये इत्तलात है। अच्छा, कल सुहेल वैसे बाय द वे मैच
क्या मैच हुआ था मैच हुआ था, हमने तो आंख झपकी तो मैच खत्म हो चुका। श्रीलंकन फैंस मतलब उनका अपना मुल्क, वो भी शदीद डिसअपॉइंटेड होंगे। श्रीलंकन खिलाड़ियों का कोई मौक़िफ़ सामने आया कि व्हाट हैपेंड? अब्दुल्ला, हमें भी ऐसे लग रहा है कि हमने भी तकल्लुफ़ किया। इतनी दूर से, हम 11 किलोमीटर दूरी पर है हमारा होटल स्टेडियम से, और हम लोग वहाँ पर गए, पौना घंटा हमें जाने में लगा। वहाँ पर रश भी था और हमें था अंदाजा इस बात का कि एक दिलचस्प फाइनल होगा, क्योंकि उससे पहले श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान टीम को टफ टाइम भी दिया और कामयाबी भी हासिल की, और उम्मीद यही थी कि श्रीलंका जो है टीम कामयाबी हासिल करेगी। हाउसफुल था। एक रोज पहले ही तमाम टिकट्स जो थे वो स्टेडियम के, प्रेमदासा स्टेडियम के फरोख्त हो चुके हुए थे। बड़े महंगे टिकट भी थे, लेकिन फिर भी फरोख्त हो चुके थे, और बड़ी तादाद आई। बड़े सिर्फ हमने अगर डाटा पे चेक किया, सिर्फ 9% जो स्टेडियम में क्राउड आया था जिन्होंने टिकट्स लिए थे वो इंडियन थे, बाकी 91% जो क्राउड था वो श्रीलंकन क्राउड था। लेकिन खासा मायूस किया और सब हैरान थे कि ऐसी मुश्किल कंडीशंस बिल्कुल नहीं थी, कतई ऐसी मुश्किल कंडीशंस नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर पेज था जिसके ऊपर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला गया था। लेकिन नो डाउट सिराज ने अच्छी बॉलिंग की और ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाए तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर नो डाउट प्रेशर आता है। लेकिन ऐसा भी तोफ़ो नहीं की जा रही थी। वहाँ पर जितने भी प्रेस बॉक्स में लोग बैठे हुए थे और जो दूसरे लोगों से हमारी बात हुई, एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ हैरानगी का इजहार किया। शॉकिंग था उनके लिए कि अगर श्रीलंका की टीम इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस से प्रेशर आने ही कहाँ दिया, अभी तो शुरू ही हुए थे तो ढेर होना स्टार्ट हो गए। इतना भी क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गए सिराज के, उन्होंने बेड़ा गर्क की, लिटरली बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा भट्टी साहब, ये ड्रेसिंग रूम से कुछ इख्तलाफात की खबरें, जब वैसे टीम इन हालात में हो तो इख्तलाफात की खबरें एनीवेज आती हैं, लेकिन आपके पास कुछ पहुंची हैं ऐसी इत्तलात कि भाई थिंग्स आर नॉट गुड? देखिए, हमने भी मीडिया और सोशल मीडिया में अब्दुल्ला ये खबरें सुनी, लेकिन मेरा ख्याल इसमें छोटी मोटी देखें तलखियां हो जाती हैं जब टीम इतने बुरे तरीके से हार जाए। लेकिन जो मैंने चेक किया, मुझे तो कम से कम ये कंफर्म नहीं हुआ कि टीम में इख्तलाफात हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन देखें जो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाया मिकी आर्थर को, वो खुद ही कोलंबो में मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान टीम को प्लान वो करके दे रहे हैं ऑनलाइन वीडियो लिंक के ऊपर। तो असल में हमारे यहाँ गवर्नेंस का फुकदान है, मेरा ख्याल में प्लेयर्स का मसला नहीं। अब नसीम शाह की इंजरी इतनी शदीद है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था अब्दुल्ला, वो फर्स्ट डे जब बारिश की वजह से मैच रुका गया तो उसी रात को फ्लाई करवा दिया गया दुबई नसीम शाह को। तो वहां उनका स्कैन हुआ और डॉक्टरों ने बताया कि भाई कम से कम 7-8 महीने अब उनकी क्रिकेट में वापसी मुमकिन नहीं है। हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टूर में भी कह रहे हैं कि वो टीम में आना उनका मुश्किल है, बल्कि PSL खेलते हुए भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि अपने मामलात में उलझा हुआ, ना इस खबर की तस्दीक कर रहा है ना तरदीद कर रहा है। एक मुबहम सा मीडिया रिलीज बोर्ड ने जारी, इनके इतने फैंस हैं। नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी इट वाज नॉट रेकमेंडेड कि वो जाएं तो वो क्यों पहुंच गए एशिया कप में? नहीं वैसे अच्छा, हाँ ये बात है कि अचानक हुआ इतना। जवाब तो देने दें जी। नहीं देखें, एशिया कप तक तो नसीम शाह फिट थे, लेकिन वो जो हमने शुरू में बात की, अब्दुल्ला ने भी ये बात की कि हमने दुनिया की सारी लीग्स में उनको खेलने के लिए NOC जारी कर दी ना। एशिया कप से पहले सब में खेलना जरूरी है। के गर्म मौसम में उनको लंका प्रीमियर लीग खेलने दी गई, 6 या 7 मैच में वहां के लिए, अफगानिस्तान की सीरीज के लिए, इवन जो नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ जो मैच था वहां भी हमने उनको आराम देने का नहीं सोचा। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ये सबसे बड़ा इशू रहा पाकिस्तानी प्लेयर्स का। अच्छा वैसे ये इंडियन बोर्ड के जो खिलाड़ी होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, ये अपनी IPL के अलावा ये भी इसी तरह की लीगें खेलते रहते हैं? सुहेल आप भी हमें गाइड कर सकते हैं, इनके लिए क्या SOPs हैं, या हमारा ही फर्ज है कि हम दुनिया में चीचू की मलिया में भी लीग हो रही होगी तो खेलेंगे? मलिया तो फिर भी अपना ही, चलिए मतलब भटिंडा में भी लीग हो रही होगी तो हम खेलेंगे। अब्दुल्ला, उनको कतई इजाजत नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं PPL हो जाए, CPL हो जाए, PBL हो जाए, उसके साथ साथ LPL हो जाए, किसी लीग पे दुनिया की उनको खेलने की इजाजत नहीं है इंडियन प्लेयर्स को जो कि करंट है। अगर उन्हें खेलना है, उन्हें रिटायरमेंट लेनी है और उसका कूलिंग पीरियड है, वो भी अब इजाजत मिली है। उनको वो भी इजाजत नहीं थी। वो दूसरी लीग जरूर खेलते हैं, मास्टर्स लीग खेलते हैं जिसपे रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जो करंट डोमेस्टिक लीग्स है मुख्तलिफ बोर्ड की, वहां पर कतई इजाजत नहीं है उनके अपने प्लेयर्स को, इंडिया के प्लेयर्स को खेलने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ
हमारे क्रिकेटर्स हैं जो जाते हैं, जो खेलते हैं, कोई दुनिया की लीग नहीं छोड़ते। और अब जो 1.5 लाख माजिद भाई कह रहे थे, जो अच्छा हमारे यहाँ पे PSL में दुनिया की टीमों से लोग आते हैं, सो वैसे इंडिया ने बड़ा अपना में चले भी जाते हैं। हाँ, इंडिया ने बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ है कि उसके खिलाड़ी IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकते। जी ये आज की बात नहीं है, जब से IPL शुरू हुई है तब से लेकर अब तक वो अपने प्लेयर्स को एक्सपोज करना नहीं चाहते। हालांकि जो उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, मुंबई इंडियंस है या इसके साथ साथ RCB है या दूसरी फ्रेंचाइजेज हैं, उनकी दूसरी दुनिया की लीग्स में टीमें हैं, जैसे कि CPL है, जैसे कि अमेरिका में लीग शुरू हुई है उसमें है, जो IL-T20 है दुबई का लीग, उसमें उनकी टीमें हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका लीग में उनकी अपनी टीमें, उन्हीं फ्रेंचाइजेज की जो कि ओन करती हैं IPL में। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर एक प्लेयर के साथ राब्ता करते हैं या मुआहदा करते हैं तो वो अपनी चारों लीग के साथ मुआहदा करें, लेकिन BCCI ने ताहाल उनको इस चीज की इजाजत नहीं दी हुई। मुंबई इंडियन के मालिक की टीम बाकी लीग्स में भी टीमें हैं, लेकिन वो अपने इंडिया BCCI एक मजबूत बोर्ड है और जाहिर है कि प्लेयर्स की ख्वाहिशात के आगे सरेंडर नहीं करता वो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी सोहेल, थैंक यू भट्टी साहब। वापस आ जाएं आप पाकिस्तान, मतलब खत्म ही हो गया वहाँ तो सीन सारा। और माजिद, सो नाउ यू नो कि इंडियन खिलाड़ियों को IPL के अलावा किसी भी लीग में खेलने की इजाजत नहीं है, और कॉम्पनसेशन उनको उधर ही हो जाती है। हमारे यहाँ PSL तो एक तरफ, मतलब जितनी लीग्स होंगी दुनिया में हमारे स्टार खिलाड़ी जाएंगे खेलेंगे, वो जरूरी है। वो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज मसावी तनख्वाह से मुतालिक आगही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सिनफी बुनियाद पर तनख्वाहों में फ़र्क को ख़त्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा मेहनत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क पहले से कुछ कम तो हुआ है, लेकिन ये एक आलमी मसला है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट अस, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और ILO के मुताबिक दुनिया भर में ख़वातीन को मर्दों की निस्बत औसतन 20% कम उजरत जो है वो मिलती है। मेरा ख्याल है इट्स मोर देन दैट। और आज के दिन में ये अज़्म दोहराना है कि मर्द और ख़वातीन के दरमियान तनख्वाहों का फ़र्क ख़त्म करके दुनिया में माशी मसावात कायम की जाए। और हमारे लेबर क्लास में तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, 20% जो मजदूर ख़वातीन हैं, जो वर्कर ख़वातीन हैं, वहाँ पे उतने ही घंटे लगाती हैं, लेकिन उन्हें उस तरह से उजरत नहीं दी जाती है। हमारे साथ मौजूद है ज़ारा खान साहिबा, और आपको पता ही है ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक और पर्टिकुलरली लेबर क्लास ख़वातीन से मुताल्लिक हमेशा से आवाज़ उठाती रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारा साहिबा। आज तो दिन भी हम मना रहे हैं, बराबर तनख्वाह से मुताल्लिक आगही का दिन है। वैसे तो सारी दुनिया में ये हालत ख़राब है, लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम है इसकी हम बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान ये जो उजरत है या तनख्वाहों का फ़र्क है, ये कितना है और कितना बड़ा मसला है, और क्या ख़वातीन इस मसले से मुताल्लिक आगाह भी हैं? ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत अच्छी बात ये है कि जियो टीवी ने जो है वो इस इम्पोर्टेंट इशू को जो है आज उठाया है। कि जिस तेज़ी से ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, हालांकि हमारे लॉ के साथ मतलब हमारा जो स्टेटिस्टिक्स बताता है कि वो 20 या 24% हमारे बता रहा होता है, लेकिन वेज गैप के अगर हवाले से देखें तो अभी भी जो है वो 34 to 40% जो है वो मर्दों से सेम काम के औरतों को कम रेट मिल रहे होते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे, ये हर जगह पे, चाहे आप फैक्ट्रीज में देख लें, चाहे आप फिर जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स में देख लें, होम बेस्ड वर्कर्स का तो बिल्कुल हाल बुरा है। जितने भी प्रोफेशन उठाएं आप तो ये फर्क आपको हर जगह नजर आएगा। अच्छा ज़ारा साहब, बज़ाहिर तो कवानीन मौजूद हैं और ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि ख़वातीन और मर्दों के मुआवज़ों में फ़र्क हो, लेकिन ये फिर भी है। तो क्या कवानीन पर अमल दरामद का मसला है जो हमारे यहाँ होता ही है, या फिर माशरती रवैयों का इशू ज़्यादा है और वो भी है हमारे पास? तो ये दोनों है, ये लॉज की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है और सोसाइटी के अंदर जो माइंडसेट है औरतों के हवाले से, स्पेशली माइनॉरिटीज के हवाले से, बच्चों के हवाले से, वो भी बहुत डोमिनेट करता है हमारे यहाँ पे। वही माइंडसेट से लेकर फिर इम्प्लीमेंट ना होना तक जो है ये दोनों मैं समझती हूँ कि दोनों ही की लेकिन है हमारे यहाँ पे। फिर पॉलिटिकल कोई हमें विलिंगनेस नजर नहीं आती है। वेज बढ़ाने के हवाले से तो वो एक अनाउंसमेंट, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट कर
के बाद जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मेन इशू होता है वो कहीं हमें होता हुआ नजर नहीं आता। जैसे पिछले साल हमने जब 25,000 सैलरी की थी तो वर्कर्स जो है आज भी 20,000 18,000 पे जो है काम कर रहे हैं, प्लस पीस रेट, क्योंकि अब इतना काम जो है वो इनफॉर्मलाइज हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चला गया है कि आप जितना काम करेंगे, जितने पीसेस बनाएंगे तो उस रेट पे आपका बनाएगा। मिसाल के तौर पे एक बड़ी इंडस्ट्री जो बड़ी ब्रांड के लिए काम करता है तो पर हेल्पर को जो है वो 18 रुपए पर पीस के मिलते हैं, समझ लें आप, या सॉरी पर पीस नहीं पर डजन, और डजन के अंदर जो है वो 12 पीसेस होती हैं। तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कि अगर एक दिन में 400 पीसेस भी बनाते हैं और मल्टीप्लाई बाय आप 6 भी कर ले तो वो तो 25,000 बनती ही नहीं है। तो ये इशू बहुत ज्यादा आ गया है और ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्रिवेल कर रहा है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जिसके अंदर आप जितना काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, चाहे वो आप 12 घंटे करें, तो जो टाइम का जो आपको फॉलो करना है रूल वो भी जो है कहीं नजर नहीं आता है। और ओवर टाइम का तो फिर मतलब वो तो बिल्कुल दूर की बात है कि जहाँ पे वर्कर्स ओवर टाइम तो उनसे लिया जाता है काम की जगहों पे, लेकिन ओवर टाइम की डबल पे जो होती है वो नहीं ली जाती है। इवन छुट्टियां जो होती हैं, जो गेजेटेड छुट्टियां होती हैं, ईद के दिन है या 14 अगस्त है या फिर जो गेजेटेड हॉलीडेज भी होती हैं, चाहे आशुरा है या इस तरह की जो छुट्टियां भी आती हैं, उसमें ये है क्लियरली लॉ में लिखा हुआ है कि आप जो है वो ट्रिपल जो है वो उनको पे करेंगे, लेकिन वो भी हमें कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता है। तो बहुत ज्यादा लेकिन जो है वो पॉलिटिकल विल की भी है कि जहाँ पर हमें चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खराब नजर आती हैं। यानी अगर पब्लिक हॉलीडेज पे अगर आप काम करें तो 3 गुना आपको ज्यादा पे मिलनी चाहिए। अब हल क्या है? ज़रा साहब ये बताएं ना, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? आप लोग कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कितनी कामयाबी हासिल की है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? पहले तो ये है कि जो माइंडसेट है कि जो काम करने वाले हैं वो गुलाम हैं, इस माइंडसेट को मेरे ख्याल से दूर करने की जरूरत है। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो इनबिल्ट खराबी है कि वो सब कुछ तो ले ले सरप्लस वैल्यू के लिए, लेकिन जो उसका ड्यू शेयर है वो वर्कर तक ना पहुंचे, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। और कैसे चेंज किया जाएगा? वो एजुकेशन है, हमारा कैरिकुलम है, स्टेट का नैरेटिव है, ये सब चेंज होगा तो इसके नतीजे में जो है वो, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल्स भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो है स्ट्रगल नहीं कर रहे, वर्कर स्ट्रगल नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ हम बात करते हैं जहाँ स्ट्रगल हो रही है वहाँ पे लोग अपने राइट्स लेने के लिए जो है वो को मिल भी रहे हैं। इसी तरीके से लॉस की मैं दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो लॉस की इम्प्लीमेंटेशन है। लॉस के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं कि मर्द और औरत की वेजेस में कोई तफरीक नहीं होगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो इसको इम्प्लीमेंट जितनी तेजी से, जितनी मजबूती से किया जाएगा, इसके लिए फिर पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह की जरूरत होगी कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, जो डिसीजंस ले सके, जिसको ये बात का खौफ ना हो कि उसके डिसीजन से जो है वो खतरा लाहक हो जाएगा। इंसाफ का जो सिस्टम है उसको ठीक होने की जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि चीजें बेहतर होने की तरफ जा सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर सकता है वो वर्कर ही प्ले कर सकता है कि वो जितना शऊर याफ्ता होगा अपने हकूक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, वो उतनी ही जल्दी अपने राइट्स को ले पाएगा। तो इसलिए कॉमन स्ट्रगल की हमें जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा खान, हमसे बात करने का। बहुत सी आपसे बात करके हमें नई चीज़ों के बारे में पता भी चलता है। इट कम्स डाउन टू द विल बेसिकली, कि अगर आप करना चाहें तो किया जा सकता है कि इक्वल पे हो। बहुत से इदारे हैं, बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया में जिन्होंने इसको हासिल कर भी लिया है, अचीव भी कर लिया है। पर इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट आवर्स। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे। Alright, let's talk sports now। और स्पोर्ट में हम कौन सी स्पोर्ट पे जरा कंसंट्रेट क्रिकेट की नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, वो बहुत हमारा दिल जला हुआ है। उससे हम गोल्फ की बात करेंगे और मुल्क में दीगर खेलों की तरह खवातीन में गोल्फ भी तेजी से मकबूल हो रहा है और इसका मुजाहरा कर सकते हैं हम इन द 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैम्पियनशिप। वहाँ खवातीन गोल्फर्स ने अपनी मुतासिरकुन सलाहियतों का मुजाहरा किया। आनिया फारूक ने सबसे अच्छा खेल पेश किया और लेडीज का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही हैं और आनिया ने हमें आज लाइव ज्वाइन किया है। सो आनिया, वैसे तो आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं, लेकिन ये भी आपने जीता तो उसके लिए मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। ज़रा आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू बिकम अ चैंपियन? हाँ, क्योंकि शुरू में तो इंटरेस्ट भी डेवलप करना होता है ना। वो तो होएगा, तो इसलिए ज्वाइन किया। जी बताएं आनिया। Thank you for having me on the show.
I started back in 2012. Luckily, my dad was the secretary of the golf club, so I got a good opportunity to start golfing there. Shuru mein it seems very boring, but eventually you develop an interest for it, and then it's a very addictive sport, I must say. So शुरू में आपका भी इंटरेस्ट नहीं था, so gradually you started developing that interest. That's right. वंडरफुल। सो इससे पहले आप मतलब ये पहला स्पोर्ट था जो आप खेलना शुरू किया आपने, या फिर इससे पहले आप स्कूल वगैरह में कुछ खेल रही थी? I used to play football for my school team. So लेकिन ये तो बहुत फर्क है फुटबॉल से। जी बिल्कुल। फुटबॉल एक बहुत एग्रेसिव गेम है, ऑफ कोर्स उसमें आपकी फिटनेस भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है कंपेयर टू फुटबॉल। गोल्फ एक बहुत काम और स्लो गेम है, तो शुरू में थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में, बट इवेंचुअली आई डिड। ज़बरदस्त। अच्छा, खेलना शुरू कर दिया, ख़ासतौर पे जिस चीज़ में इतना इंटरेस्ट ना हो, बट यू डेवलप्ड इंटरेस्ट। लेकिन फ्रॉम डेवलपिंग एन इंटरेस्ट टू बिकमिंग अ चैम्पियन, ये कैसे हुआ? क्या कंपैरेटिव लोग नहीं है, या कंपटीशन भी आपको काफ़ी रास्ते में मिलता रहा? आई फील शुरू में इतना कंपटीशन नहीं था, बट अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, एंड नाउ लेडीज आर एक्चुअली टेकिंग अप द स्पोर्ट। आई सी यंग गर्ल्स टेकिंग अप गेम and actually playing really good. तो competition तो हमेशा रहा है, but definitely at different levels. I really am thankful to my parents for being my support throughout this time, because my mom really wanted me to become a doctor, और उसके साथ साथ golf बहुत एक मुश्किल मेरे लिए टास्क था, but alhamdulillah now I'm also a dentist and a golfer. आपने दोनों काम कर लिए, सो आप चैंपियन भी बनती रहीं साथ साथ, और फिर आप डेंटिस्ट भी बन गए। दोनों माँ बाप को आपने खुश कर दिया। अच्छा बताएं, ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको फुल टाइम कोचिंग की भी ज़रूरत होती है? यू हैव अ कोच विद यू? मतलब आपको रोज जाना होता है ट्रेनिंग के लिए, या नहीं आप हफ्ते में 1-2 दिन या महीने में चंद दिन से भी काम चल सकता है? I feel स्किल इसमें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, and my coach he's also ranked among the top 5 professionals of Pakistan, Mohammad Ashfaq, and he has really brought a change in my game. So आप अभी amateur खेलती हैं और प्रोफेशनल की तरफ गामज़न हैं, ऐसा ही? जी इंशाल्लाह। And how do you become a pro? There's this European Tour qualifying school. There's every year it happens in different places. Usually Europe में कहीं होता है, but उसके लिए एशिया का प्री क्वालिफायर होता है, जो this time it's in India, and जो उसकी फाइनल स्टेज है that's in Morocco. अच्छा, हमने दीगर स्पोर्ट्स में देखा है कि यू स्टार्ट वेरी यंग, सो आपने भी 12-13 साल की उम्र में शुरू कर दिया। क्या इज़ दिस द राइट एज टू स्टार्ट प्लेइंग गोल्फ, या उससे पहले भी बच्चे आजमा सकते हैं किस्मत, या उसके बाद करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Honestly speaking, I feel I was a bit late to start golf. अगर आप जैसे देखते हैं internationally, by the time the players are in their teens, like 12-13, they're playing on the tour या फिर top level के amateur tournaments खेल रहे होते हैं। तो I think golf तो आप जितना early start कर लें, ताकि आपकी muscle memory उस हिसाब से जल्दी develop हो जाए, तो जितना early हो उतना better होता है। I feel the ideal age is 5 to 6 years के टाइम पे आप स्टार्ट कर लें and we're serious अच्छा, about अब तो चले आनिया, बहुत लोग खेलते हैं। आपने आनिया बात की है, तो अर्ली तो जो बच्चा स्कूल में होता है, तो स्कूल में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसी को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी का इशू यही मैं तो ये गोल्फ हमारे स्कूलों में बहुत ही बेहतरीन स्कूल्स भी हो, तो गोल्फ प्रमोट होता है, गोल्फ खेलते हैं? अब बहुत कम है अभी तक तो गोल्फ का, बट नाउ आई नो अ फ्यू स्कूल्स जो बेसिकली समर कैंप्स में गोल्फ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने स्कूल में। ऑल्सो अभी गोल्फ क्लब्स में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया फॉर समर कैंप्स या जूनियर कैंप्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि उससे क्या होता है कि आपकी जो बेसिकली यंगर एथलीट्स हैं वो गोल्फ के बारे में जान सकें, गोल्फ अच्छे कोचेस के साथ सीख सकें, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर हो सकती है अपॉर्चुनिटी। एज फॉर पाकिस्तान आई फील कि जितने ज़्यादा जो हमारे यंग बच्चे हैं वो गोल्फ या किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं, तो इट्स बेटर फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। एब्सोल्युटली इट इज़ बेटर। जब ज़्यादा लोग खेलेंगे, ज़्यादा टैलेंट पूल होगा, तो उसमें से बेहतरीन खिलाड़ी भी सामने आएंगे। अब हर चीज़ हमारा दिल चाहता है ना जी मुल्क के लिए करें, और पाकिस्तान ये वो कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई भी स्पोर्ट हो, इंसान ने कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे जाके ना भी करना हो, तो इट कीप्स यू वेरी डिसिप्लिन्ड। उसके वो इतने फवायद हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि गोल्फ कोर्सेज वगैरह ने समर कैंप्स का सिलसिला शुरू किया है, सो यूजुअली
ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, विद एवरी पासिंग ईयर हो रहा है, लेकिन अभी भी आम आदमी को एक्सेस नहीं है उस तरह से, या उसका रुझान नहीं है, उसके दिमाग में वैसे ही बैठा हुआ है कि भाई ये तो हमारी खेल नहीं है। सो उसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग आएँ, लोग अपने बच्चों को इनरोल कराएँ, उनको मतलब जहाँ हम जिमनास्टिक के कैंप्स में भेजते हैं, स्विमिंग भेजते हैं, वहाँ हम गोल्फ भी भेजें। जी बिल्कुल, अब इसका भी सिंध गोल्फ एसोसिएशन ने बहुत अच्छा किया था। आई रिमेंबर बैक लाइक 5 years ago, उन्होंने लेडीज का सारे जगह पे फ्री किया था गोल्फ ऑल ओवर कराची। एंड नाउ पीजीएफ हैज आल्सो टेकन अप द ट्रेंड कि पूरे पाकिस्तान में इट्स फ्री फॉर लेडीज टू गोल्फ एनीवेयर इफ यू आर अ मेंबर ऑफ जस्ट वन क्लब। तो एक क्लब की मेंबरशिप इज इम्पोर्टेंट, उसके अलावा तो इट्स फ्री एवरीवेयर अपार्ट फ्रॉम एक दो जो एक्सेप्शंस होती है क्लब्स की। उसके अलावा भी नाउ आई थिंक द गवर्नमेंट इज रियली वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ गोल्फ या कोई भी स्पोर्ट्स। आई नो आर्मी इज और बाकी लाइक आई प्ले फॉर पाकिस्तान आर्मी, सो दे आर एक्चुअली रियली सपोर्टिंग एथलीट्स नाउ। अच्छा, तो आनिया अब आगे क्या करना है? एक तो बताएं कि आप ये क्वालिफाई करने जाएंगी टू गो प्रो, और आगे क्या टूर्नामेंट्स हैं जो दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? अभी फाइनेंशियली उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला, लेट्स सी वेयर लक टेक्स मी। एंड उसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर्स टू रियली स्पॉन्सर एथलीट्स ताकि हम पाकिस्तान से बाहर जा सकें, एक पाकिस्तान का फ्लैग जो है वर्ल्ड मैप पे जा सके, बिकॉज यू सी हर कंट्री का ऑलमोस्ट अप टू रिप्रेजेंटेशन है गोल्फ में बाहर फॉर लेडीज़, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई भी लेडी प्रोफेशनल नहीं है। So I really want कि you know पाकिस्तान की भी ladies professional circuit पे खेलें। यानी you could be the one, ये भी हो सकता है इंशाल्लाह। चलिए, good luck for that and for the rest to come. Thank you. Absolutely, thank you for joining us, Ania. Enjoy your win और your success. ज़बरदस्त स्पोर्ट है, और आनिया का ये कहना कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। देयर आर सो मेनी, ज़्यादातर तो ऑब्वियसली इवेंट्स बाहर ही होते हैं मुल्कों में, अगर हो सके तो ज़रूर कीजिए। हम कितने वैसे स्पोर्ट्स होते हैं ना जिसमें हम कॉर्पोरेट्स में, मुझे तो कहते हुए भी ये हो रहा है, इसलिए तो मैंने कहा कि अगर किसी का इंटरेस्ट है, बिकॉज इतने एवेन्यूज़ हैं जिसमें हम, आई एम सॉरी, कभी कभार लगता है कि हम अपने घिचपिच में इतने पड़े हुए हैं कि हम भूल जाते हैं कि बहुत सी और चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को बेहतर यू नो नॉट जस्ट एज इंसान बट एज अ मुल्क भी हो सकते हैं और पोर्ट्रे भी कर सकते हैं।